हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा पर्यावरण पाठ जो 10वीं कक्षा का विज्ञान का पाठ है, इसके बाकी बचे हुए जो एक एक नंबर वाले प्रश्न हैं उनका हम अध्ययन करेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पहले 13 प्रश्न जो है वो हल किए थे। अब हम अगले 10-15 प्रश्न जो है उनको देखते हैं क्या है। तो देखिए 14वां प्रश्न जो इस असाइनमेंट का है वो है कि पराबैंगनी विकिरण के हानिकारक प्रभाव क्या हैं। तो देखिए पराबैंगनी किरणें आपको पहले बताया था कि बड़ी हानिकारक किरणें हैं जो सूर्य से उत्पन्न होती हैं और पृथ्वी तक पहुंचने का प्रयास करती हैं, लेकिन ओजोन परत द्वारा इनको अवशोषित कर लिया जाता है। लेकिन किसी कारणवश अगर ये पृथ्वी पर पहुंचती हैं तो उनका नुकसान क्या है, यही प्रश्न आपका है कि पराबैंगनी विकिरण के हानिकारक प्रभाव क्या है। तो इसका हानिकारक प्रभाव है त्वचा का कैंसर, उत्परिवर्तन जिसको म्यूटेशन कहते हैं, इसमें जीन के जो सीक्वेंस होती है या जो जीन है उसमें परिवर्तन आ जाता है, इसके जो हानिकारक भी हो सकते हैं और लाभप्रद भी हो सकते हैं। और तीसरा जो इसका महत्वपूर्ण जो हानिकारक प्रभाव है वो है प्राकृतिक असंतुलन। तो प्रकृति में असंतुलन जो है वो व्याप्त हो जाता है। तो ये 3 मुख्य हानिकारक प्रभाव हैं पराबैंगनी किरणों के: त्वचा का कैंसर, उत्परिवर्तन जिसको आप म्यूटेशंस कहते हैं, और तीसरा है प्राकृतिक असंतुलन। चलिए 15वां प्रश्न देखते हैं। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक औसतन कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है। तो एक पोषी स्तर जैसे हम बात करते हैं जहाँ पे ऊर्जा, सपोज कर लेते हैं हम कि पौधे हैं, वो एक पहला पोषी स्तर है। अब उसको जो है शाकाहारी जीव खाते हैं, शाकाहारी जीवों का दूसरा पोषी स्तर है। तो कुल ऊर्जा जो पौधों के पास है, सवाल ये पूछा गया है कि उसमें से कितने प्रतिशत ऊर्जा जो है अगले पोषी स्तर में, यानी कि अगर हम उत्पादक से या पौधों से बात करें तो शाकाहारी जीवों को कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। और इसका सही जवाब है लगभग 10% ऊर्जा। तो ये एक नियम भी है 10% नियम कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक केवल 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है। तो इसका सही जवाब है 10%। चलिए 16वां प्रश्न देखिए। प्राकृतिक पारितंत्र के उदाहरण लिखो। प्राकृतिक पारितंत्र यानी कि हमारे पास कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो कि प्रकृति में ही पाई जाती हैं। इसमें उदाहरण है वन, समुद्र, मरुस्थल और नदी। अब देखिए ये चीज़ें, वन की अगर बात करें तो वो मनुष्य नहीं लगाता है, वो अपने आप ही विकसित होते हैं। ठीक उसी प्रकार समुद्र भी है, उसमें विशाल संख्या में जीव जंतु जो है पाए जाते हैं, पौधे पाए जाते हैं। तो वो सभी जो हैं अपने प्रकृति द्वारा बनाए गए पारितंत्र है। ठीक उसी प्रकार मरुस्थल भी है और ठीक इसी प्रकार नदी भी है। तो ये वे पारितंत्र हैं जो अपने आप ही प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं, इनको हम प्राकृतिक पारितंत्र कहते हैं। तो प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण है वन, समुद्र, मरुस्थल और नदी। अब 17वां क्वेश्चन देखिए। मानव निर्मित पारितंत्र के उदाहरण लिखो। तो मानव निर्मित देखिए वे पारितंत्र जहाँ पे जीव जंतु होंगे, अजैव और जैव घटक होंगे, लेकिन वो मानव द्वारा निर्मित होगा। इसमें उदाहरण है खेत। जैसे खेत हैं वो हम उसमें सब कुछ हम तैयार करते हैं, उसकी मिट्टी भी हम तैयार करते हैं, उसमें फसलें जो है वो भी हम खुद ही लगाते हैं। तो वो एक मानव द्वारा तैयार किया गया पारितंत्र है। ठीक इसी प्रकार बगीचा है, जीवशाला है, या आपने एक्वेरियम देखा होगा, इसमें मछलियाँ रखी जाती हैं, वे भी मानव द्वारा ही जो है बनाए गए पारितंत्र माने जाते हैं। 18वां प्रश्न देखिए। डैश उत्पादक, स्वपोषी तथा प्रथम पोषी स्तर के जीव हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इस 18वें प्रश्न में हमने 3 प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया है। आपसे पूछा गया कि डैश जो है उनको हम उत्पादक भी कहते हैं, ये स्वपोषी जीव भी हैं और ये प्रथम पोषी स्तर के जीव भी हैं। तो इसमें डैश में जो स्थान, रिक्त स्थान में जो शब्द आएगा वो है पौधे। तो पौधे जो हैं वो उत्पादक भी कहलाते हैं, पौधे जो हैं वो स्वपोषी जीव भी हैं, और पौधे जो हैं वो प्रथम पोषी स्तर के जीव भी माने जाते हैं। तो ये तीनों ही यहाँ पे 3 प्रश्न बनते हैं, हम इसको एक में ही कंसीडर कर लिया है ताकि आपको एक जगह पे ये तीनों प्रश्न जो है वो हल हो जाएं। 19वां प्रश्न देखिए। प्रकाश संश्लेषण में पौधे डैश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में स्थानांतरित करते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण जो होता है प्रक्रम, इसमें पौधे जो हैं वो सौर ऊर्जा को, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को किस में बदलते हैं, रासायनिक ऊर्जा में। तो जो 2 डैश है यहाँ पे, तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे सौर ऊर्जा को रासायनिक, भोजन की रासायनिक ऊर्जा में स्थानांतरित करते हैं। 20वां प्रश्न देखिए। खाद्य श्रृंखला के अंतिम पोषी स्तर में कौन से जीव आते हैं। तो किसी भी खाद्य श्रृंखला की अगर हम बात करें तो उसके अंतिम पोषी स्तर जो होता है, सबसे अंतिम वाला, उसमें हमेशा अपघटक आते हैं, डीकम्पोजर्स जिसको हम बोलते हैं। तो वे जो है मृत जीवों को भी अपना भोजन बना लेते हैं। तो अंतिम स्तर में, पोषी स्तर में जो जीव आते हैं उनका नाम है अपघटक। 21वां प्रश्न देखिए। अम्लीय वर्षा किन किन गैसों के कारण होती है। अम्लीय वर्षा जो है आपको पता है, आपने थोड़ी कक्षाओं में पढ़ा है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण जो है वो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये SO2, NO2 और CO2 जो है, मुख्यतः जो है वो SO2 और NO2 है। कार्बन डाइऑक्साइड की, या जिससे कार्बोनिक एसिड बनता है जल मिलने से, उसकी भूमिका थोड़ी कम रहती है। तो मुख्य जो गैसें हैं वो है SO2 और NO2। 22वां प्रश्न देखिए। वे जीव जो केवल हरे पौधे को अपना भोजन बनाते हैं, आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है, वे जीव जो केवल शाख खाते हैं या पौधे खाते हैं या पौधों से
उत्पन्न उत्पाद जो है उनको अपना भोजन बनाते हैं, उनको बोलते हैं हम शाकाहारी जीव। से गाय है, भैंस है, घोड़ा है, बकरी है, ये सभी शाकाहारी जीव हैं। 23वां प्रश्न देखिए, वे जीव जो दूसरे जीवों के मांस से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। हमको पता है वे जीव जो मांस खाएंगे वो कहलाएंगे मांसाहारी जीव। अब 24वां प्रश्न देखिए, शाकाहारी कौन से पोषी स्तर में आते हैं। शाकाहारी जीव की अगर हम बात करें तो वो द्वितीय पोषी स्तर पर जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है ना। फिर हमारे पास 25वां प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव, इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, वो किस गैस के कारण होता है। तो उसका जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हरित घर प्रभाव या पौधा घर प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो जिस गैस के कारण होता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट ये थे आज के 10 हमारे एक एक नंबर वाले प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है इस पार्ट में से। उम्मीद है आपको सभी समझ में आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बचे हुए प्रश्नों को हल करेंगे। थैंक यू।